तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो लिखा हुआ है Fe2O3। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 एंड प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऊपर दी गई जो आपकी अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है? ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया एंड डी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पहला ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, तैयार कर लेना। देखो यहां क्या होता है ना कि O3 क्या हुआ, यहां Fe जो है वो आप लोगों का जो O3 है वो Al के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये विस्थापित हुआ, इसलिए हमारा ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, ये पहले हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव देते हैं, ये सारे हमारे केमिस्ट्री के हैं। अभी हमारे फिजिक्स एंड बायोलॉजी सब कुछ इस वीडियो में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है AgCl, बी है PvNO3 का होल ट्वाइस एंड सी है FeSO4 एंड डी है CaCO3। तो श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी की बात की जा रही है, तो AgCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AgCl याद रखना। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये समझ लो कि रामबाण है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक करते रहना, शेयर भी करते रहना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर लिखिए या निशान लगाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी हमारा है क्लोरीन गैस आप लोग कोई अभिक्रिया नहीं होती, एंड डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो जब लौह की चूर्ण को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालोगे तो क्या होगा? आप लोगों का हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 0 या बी है 7 या सी है 7 से कम या डी है आपका 7 से अधिक। बच्चों अम्लीय विलयन का पीएच मान देखो 0 से स्टार्ट होता है, 7 होता है बीच में, फिर आपका 14 होता है। तो आपका 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय होगा। 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है और जो 7 होता है वो स्वयं उदासीन होता है और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सा सही है, 7 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 1 एंड सी है 7 एंड डी है हमारा 14। तो जो शुद्ध जल होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारा कितना होता है? वो उदासीन होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इसलिए हमारा 7 होता है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल क्लियर करते चलना, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो सारे क्लियर कर लेना, क्योंकि ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं यहां गारंटी के साथ कह सकता हूं वेरी इंपॉर्टेंट और 100% वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इन सारे को पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड है या सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडे का हमारा रासायनिक नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, अगर ना याद हो लिख लिख कर याद करो, ना याद हो सुबह उठकर याद करो। टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, अब अगर आप लोग इस स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पूरा बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो आएंगे ही आएंगे। अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना, वो अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो वही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें देख लो पेपर में क्या आया हुआ है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखो मैंने बता रखा है, शुद्ध जल, ये पेपर है। ठीक है, अम्ल हाइड्रोजन हटाने का धातु है, अभी आगे बताऊंगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे वाले में। ये सब कितना आसान है, अगर आप लोग देखोगे ना पेपर में यही सब आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से अम्लीय लवण है, निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है NaCl, बी है NaHSO4 एंड सी है Na2SO4 एंड KCN। तो निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण बताना है। ठीक है, तो अम्लीय लवण आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अम्लीय लवण होता है। तो हमारा NaHSO4 में क्या है? H है, हाइड्रोजन आयन है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? अम्लीय लवण होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना।
ठीक है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल है अगर उसको जीवाणु रहित करना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, बी है CaCl2, सी है CuCl2 एंड डी है CaCO3। तो जो पीने वाला जल है अगर उसको जीवाणु रहित करना है, मतलब जीवाणुओं को हटाना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁹ m है। इस विलयन का पीएच मान है। आपको यह बताना है कि एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁹ m है। इस विलयन का पीएच वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 10 एंड सी है -9 एंड डी है आपका कोई नहीं। तो अब आप लोगों को पता ही होगा। देखो 10⁹ है वो नीचे होता है, जब वो ऊपर जाता है तो वो 9 जो है वो माइनस में है, वो प्लस हो जाता है, इसलिए हमारा 10⁹ प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। एंटीमनी क्या है बच्चों? एंटीमनी फटाफट से बता दो, जानते होंगे। तो एंटीमनी जो हमारा है वो एक उपधातु है। क्या है? सॉरी, हाँ उपधातु है। हाँ, एंटीमनी एक उपधातु है। जब मैं आप लोगों को उपधातु पढ़ा रहा था तो उसमें एक एग्जाम्पल बताया रहा होगा कि एंटीमनी। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब याद कर लो, अभी आपके पास समय है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल में से हाइड्रोजन वही नहीं विस्थापित कर पाएंगी जो स्वयं हाइड्रोजन के नीचे होंगे सक्रियता श्रेणी में। जो ऊपर होंगे वो आसानी से विस्थापित कर देंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है FeZnCuMg। बच्चों इसमें कौन सा हाइड्रोजन के नीचे है? अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि ये आपके काम आएगा। तो हमारा जो Cu है कॉपर, ये हमारा हाइड्रोजन के नीचे होता है, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्वयं इनसे गरीब हैं और इनसे नीचे स्थित हैं, और जो उनसे नीचे हैं वो ऊपर वाले को कैसे विस्थापित कर पाएंगे? ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। मैट में मुख्यतः होता है, जो मैट होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? FeS या Cu2S या Cu2S तथा FeS या Cu2S तथा Fe2S3। मैट में बताना है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो हमारा Cu2S FeS, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, पीतल क्या है? पीतल क्या है बच्चों? पीतल ऑप्शन नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा पीतल है धातु है या आधातु है या उपधातु या मिश्र धातु है? पीतल को बताना है बच्चों, पीतल। तो जो हमारा पीतल है ना, पीतल एक मिश्र धातु है, क्योंकि ये कई सारी चीजों से मिलकर बनता है और ये एक मिश्र धातु है जो समान मात्रा में मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको साइंस में। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखो, लिखा हुआ है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। जो ब्यूटेनोन होता है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सिंगल बॉन्ड CHO या यहां सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या फिर हमारा सिंगल बॉन्ड OH या सिंगल बॉन्ड COOH। ब्यूटेनोन जिसका मतलब है कीटोन समूह। अब कीटोन समूह का क्रियात्मक समूह क्या होता है? CO होता है। ठीक है, क्या होता है? CO, ये वाला। इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आपको IUPAC नेम बताना है, एसिटिक अम्ल का। अब एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होगा वो हमारा होगा, देखो इसमें 2 कार्बन होते हैं CH3COOH, इसलिए हमारा ना मेथ में नहीं होगा ना प्रोप में होगा, एथ में होगा, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओइक जोड़ा जाता है लास्ट में और COOH ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्न में से किस यौगिक में कीटोनी समूह है? कीटोन समूह बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है H फिर सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये हमारा CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड। फिर यहां पर V है CH3 सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि COOH है। ठीक है,
और कीटोन समूह यहां देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O CH3 ये CO, हाँ ये कीटोन समूह है, सही है, ये हमारा अलग समूह है, ये हाँ डी वाला सही है, कीटोन समूह CH3 सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है फिर सिंगल बॉन्ड से CH3 हमारा इधर इधर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चा हो गया सही क्वेश्चन नंबर 16 का डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। एसिटिक अम्ल में आपको यह बताना है कि कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 या डी है 4। एसिटिक अम्ल में बताना है एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन अम्लीय परमाणु हैं, कितने हैं। एसिटिक अम्ल एक ही है ना, एक तो हमारा उसके साथ CH3COH और OOH के साथ जो जुड़ा है H वही हमारा है, ठीक है, ये हमारा एक ही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल में हमारा एक ही हाइड्रोजन अम्लीय परमाणु होता है, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक हैं, असंतृप्त यौगिक बताना है। एथेन या मेथेन या एथिलीन या फिर एथाइल अल्कोहल। देखो मेथेन एथेन जो है वो तो हमारा एल्केन समूह का है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एथाइल अल्कोहल का अगर आप एक संरचना बनाओगे ना तो इसमें भी आपका क्या आएगा, एक ही सिंगल बॉन्ड आएंगे। और एथिलीन यानी कि एल्कीन समूह है, यानी कि हमारा ये असंतृप्त है, असंतृप्त, ठीक है। एल्केन समूह तो फिलहाल आपका संतृप्त ही होता है, इसमें दोनों में एल्केन है क्योंकि एन जुड़ा हुआ है लास्ट में ना, तो ये तो हमारा दोनों कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब एथाइल अल्कोहल का आप एक संरचना बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, इसलिए हमारा संतृप्त होगा, सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त होगा, और हमारा एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एलआई विकर्ण संबंध दर्शाता है। एलआई जो है वो विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है, Na के साथ, K के साथ, Al के साथ या Mg के साथ। तो एलआई जो है बच्चों वो विकर्ण संबंध हमारा किसके साथ दर्शाता है, Mg के साथ। किसके साथ, Mg के साथ, याद रखना Mg के साथ हमारा एलआई जो है, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, Mg के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोगों का बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए, किसके, बायोलॉजी के, जो आपका 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोगों के बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए, जो आप लोगों के 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, याद रखना। तो लिखा हुआ पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। अगर जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें हमें वायु प्रदूषण कम करना है तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, श्वसन का या प्रकाश संश्लेषण का या वाष्पोत्सर्जन का या प्रोटीन संश्लेषण। देखो श्वसन तो मनुष्यों में होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जन होता है, जैसे हम लोगों में उत्सर्जन होता है। प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो है वो वायु प्रदूषण कम कर देता है, क्योंकि यह हमारा प्रकाश संश्लेषण ही है सही ऑप्शन, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है CaO तथा CO2 तथा जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है उपयुक्त में सभी। देखो जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे है ना, तो उपयुक्त में से सभी कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। उपयुक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसके साथ निभाता है, उत्सर्जन के साथ, श्वसन के साथ, पाचन के साथ, वृद्धि के साथ। हीमोग्लोबिन को बताना है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, वो हमारा श्वसन के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके साथ, श्वसन के साथ हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये सारे बायोलॉजी के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि यार अगर आप देख लोगे ना तो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में आने का, हर साल लगभग आते ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग इन सारे को तैयार कर लोगे तो फिर आप लोगों का, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं पेपर में, देखो लिखा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन देख लो, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना, श्वसन में, सही है ना, तो देख लो आपका, ये देखो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा ना क्या दिक्कत है। तो ये हमारा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है।
पादप में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन करता है, या भोजन का वहन करता है, या अमीनो अम्ल का वहन करता है, या ऑक्सीजन का वहन? तो जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। किस चीज का? जल का वहन करता है। ठीक है, जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा किस में होता है? ठीक है, अमीबा में, ईस्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या फिर लेशमीनिया में? आपको यह बताना है जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा इन चारों में से किस में होता है? तो जो आप लोगों का अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, और याद रखना ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग ये सारा कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 25 देखो, प्राग कोश में होते हैं। जो प्राग कोश होता है उसके अंदर क्या होता है? वायदल होता है, या अंडाशय होता है, या अंडप होता है, या प्रागकण होता है? तो जो प्राग कोश होते हैं, प्राग कोश के अंदर क्या होता है? प्रागकण होता है। क्या होता है? प्रागकण। तो याद रखना जो हमारा प्राग कोश होता है उसके अंदर प्रागकण होता है, और यही प्रागकण मादा जो है, मादा जनांग यानी कि वर्तिकाग्र पर जाता है। फिर अगला बीज बनता है, फल बनता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, परागण की क्रिया होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, द्विनिषेचन आप लोगों का पाया जाता है, या द्विनिषेचन किसमें होता है? जंतुओं में होता है, जो जंतु होते हैं, या आवृत बीजी पादप में होता है, या अनावृत बीजी पादप में, या शैवाल में? द्विनिषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? जंतुओं में होता है, या आवृत बीजी पादप में, अनावृत बीजी पादप में, या शैवाल में? तो जो हमारा द्विनिषेचन होता है वो आवृत बीजी पादप में होता है। किसमें होता है? आवृत बीजी पादप में। याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। 27 है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का इन चारों में से कौन सा भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय है। अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका नहीं है। डिंबवाहिनी को अंडवाहिनी कहा जाता है, ये भी है। लेकिन जो शुक्रवाहिका है ये एक नर जनन तंत्र का भाग है। क्या है? नर जनन तंत्र का भाग है। तो ये आप लोग याद रखना, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखो, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किया था ना, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, प्रभाविता का नियम, एंड आप लोगों का पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, बहुत सारे नियम दे दिए थे। किस पर? पपीते पर दिया था, या आलू पर, या मटर पर, या अंगूर पर? तो बच्चों वो दिए थे मटर पर। किस पर? मटर पर। ठीक है, याद रखना, मटर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग, जिनके जो अंग होते हैं वो समजात होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। देखो, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, जो हमारा हाथ होता है तथा कुत्ते का जो अग्रपाद होता है, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, जो हमारे दांत होते हैं तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की भू स्थली, जो ऊपरी स्थली होता है, या उपयुक्त में सभी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ये हमारे सारे समजात अंग हैं, सबके जाति समान है। ठीक है, समजात अंग है सारे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे अधिक निकटतम है या निकटवर्ती है। जो विकास के दृष्टिकोण से बताना है कि मानव से सबसे अधिक निकटवर्ती है। तो ऑप्शन नंबर ए है बंदर, या चमगादड़, या आपका खरगोश, या चिंपैंजी। तो वैसे तो बहुत सारी जगह आपका कुछ भी दिखा रहा होगा, लेकिन हमारा जो सही है, जो बोर्ड एग्जाम आपका सही है, वो हमारा है चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी आपका सही है, आई होप। क्योंकि ये देखो, इसका कहीं कहीं दूसरा क्वेश्चन आंसर दे देता है। ठीक है, इसको मैंने देखा है बुक में कहीं अलग दे देता है, और आपका विद्या में कहीं अलग दे देता है कहीं। ठीक है, तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो वैसे चिंपैंजी होगा। ठीक है, क्या होगा? चिंपैंजी।
अगला क्वेश्चन देखो, अब हमारा आ गया बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चंस। क्या आ गए? फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। अभी तक हमारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के खत्म हो चुके हैं, अब हमारे फिजिक्स के देखेंगे जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। 31 नंबर क्वेश्चन, यह किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण है। मतलब अगर आप निकट रखोगे तो आप लोगों का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तथा किंतु अगर आप दूर रखोगे तो उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब आप लोगों का वह दर्पण है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हमारा क्या होगा देख लो, आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी से फटाफट से बता दो, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका हमारा होगा अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? एक ही ऐसी स्थिति है, वो कहां रखा है? और सब तो आपका उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन इसमें आभासी तथा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से पीछे, या फिर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आप लोग याद रखना, वो हमारा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रहता है। ठीक है, लास्ट वाली जो हमारा 6 नंबर स्थिति है अवतल दर्पण की, वही वाला है। अब लास्ट वाला आप लोग जानते होंगे कहां रखा रहता है। ठीक है, अब आप लोग अगला देखो 33 नंबर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी की 2 गुनी वक्रता त्रिज्या होती है, हमेशा याद रखना। और आप लोगों का वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो 10 का 2 गुना 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा 20 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन है। लिखा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जल का, या कांच का, या प्लास्टिक का, या मिट्टी का। तो जो लेंस बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से? आई होप कि आपको पता होगा। तो वो हमारा मिट्टी है, क्योंकि देखो ये हमारा पारदर्शी नहीं होता है, जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते। और जब तक आप लेंस के द्वारा आर पार ना देख सको तो वो कौन सा लेंस है? जैसे चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है, अब चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वो आर पार दिखाई देता है ना, तो वो हमारा मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए हमारा ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 35 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो जल कांच, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगी 1.5 को 3 से भाग दे दो, ये मतलब ये 1. तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 का डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, निम्न में से दिए गए माध्यमों में से प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम होगा, न्यूनतम नहीं अधिकतम याद रखना। ठीक है, अधिकतम होगा हीरा में, जल में, कांच में, या कैरोसिन में। तो प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा कठोर है उसमें होगा, तो ये हमारा हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको पेपर में दिखाऊं तो ये देख लो पेपर में कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है जल में, हीरा में, कांच में, कैरोसिन में। ठीक है, टार्टिन की तेल में। तो आपको क्या करना है? हीरा में। ठीक है, तो बच्चों देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करा दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 37, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए आपका दूरबिंदु होता है, जो सामान्य स्वस्थ आंख होता है उसके लिए आपका दूरबिंदु होगा। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, बी है आपका 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर, या डी है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो दूर बिंदु क्या होगा? अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आप बहुत दूर तक देख सकते हो, जहां तक आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आपका इनफाइनाइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परिचारिका द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस की बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षमाभि द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 देखो,
अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या अनंत। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो मैं आपको बता दूं, अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, एक अस्पष्ट दृष्टि की सबसे न्यूनतम दूरी। और सबसे दूर दूरी होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखो, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, जो चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? बैगनी रंग या नीला रंग या काला रंग या सफेद रंग? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश किस कलर का दिखाई देता है? आकाश, ठीक है, चंद्रमा से अगर आप आकाश को देखोगे तो किस कलर का दिखाई देगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखोगे तो काला रंग का दिखाई देगा। किस रंग का? काला रंग का। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, बी है एम्पियर, सी है जूल या डी है ओम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो बच्चों जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। अब विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक अभी आगे पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखो, एक बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, इसके तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो आप लोग फार्मूला याद कर लेना, उसी से आपका ये लग जाएगा। ठीक है, 784 ओम होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं सारा क्लियर करा दूंगा एक वीडियो में। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है या ओम प्रति मीटर या ओम मीटर या मीटर प्रति ओम? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक तो वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखो, 44, कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 726 वाट या 736 वाट या 746 वाट या फिर 756 वाट? एक अश्व शक्ति, जैसे एक घोड़े की जो शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है? अश्व शक्ति इक्वल टू एक हॉर्स की शक्ति। ठीक है, तो वो हमारा है हॉर्स पावर, तो वो हमारा है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें जो धारा का प्रवाह होगा बच्चों वो हमारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को द्वारा हमारा धारा का प्रवाह होता है, ये याद रखना। ठीक है, और 46 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक जो गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है? तो जो गतिमान आवेशित कण होता है वो हमारा क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगर आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी कि हमारा दोनों सही हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है या गैल्वेनोमीटर या एमीटर या मोटर? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है इन चारों में से वो कौन सा है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो हमारा वैद्युत जनित्र है। क्या है? वैद्युत जनित्र। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है? आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र? डायनमो बताना है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है? डायनमो जो हमारा है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 48 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों की पृथ्वी को आने से रोकती है? जो परावैंगनी किरण होता है उसको पृथ्वी पर आने को रोकती है। क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन का परत या हाइड्रोजन परत? तो ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है, परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। कोलीफॉर्म समूह है, कोलीफॉर्म जो है वो समूह है, वो किसका है? जीवाणुओं का है। किसका? जीवाणुओं का। ठीक है, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको